ये वो पाठशाला जहां खबर का हर अध्याय खुलता है और ऐसी रिसर्च के साथ खुलता है कि आपको न्यूज का मास्टर बना देता है। सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सी खबरों का अध्याय खोलने वाला हूं। चंपत राय का इस्तीफा हो गया है, लेकिन क्या अब गिरफ्तारी भी होगी? चंपत राय का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन क्या अब गिरफ्तारी होगी? ट्रस्ट की मीटिंग में अंदर क्या तय हुआ है? राम मंदिर के गुनहगारों पर नया खुलासा, कहां कब कैसे लूट का पैसा बटा, क्या रिपोर्ट आ गई? 2-3 हजार करोड़ से लेकर मूर्ति और दान चोरी का पूरा सच क्या निकल कर आया? सबसे पहले इसका अध्याय देखिए। आज पूरे देश की नजर राम मंदिर ट्रस्ट पर थी, क्योंकि चढ़ावा चोरी के मामले में पहली बार ट्रस्ट की मीटिंग हो रही थी। और जो लोग ये माहौल बना रहे थे कि देखो देखो नरेंद्र मोदी इतना हिंदुओं की बात करते हैं और इतना बड़ा कांड हो गया, बड़े बड़े लोगों की तो जिम्मेदारी नहीं तय हो रही। आज ऐसे लोगों को जवाब मिल गया। ट्रस्ट से सबका सवाल यह था कि चंपत राय का क्या होगा, अनिल मिश्रा का क्या होगा। ऐसा लग रहा था कि कहीं इनका इस्तीफा वापस ना हो जाए। गोपाल राव का क्या होगा? सबसे पहले तो लोग यह जानना चाहते थे राम मंदिर से इनकी छुट्टी होगी या नहीं, या फिर इन्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन आज आप देखिए कि राम मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया और राम मंदिर ट्रस्ट से अनिल मिश्रा की छुट्टी भी हो गई। चंपत राय की जगह किसी को नियुक्त भी कर दिया गया है। किसको किया गया आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या क्या बड़े फैसले हो गए। पहला बड़ा फैसला, सर्वसम्मति से चंपत राय का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया। दूसरा बड़ा फैसला, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। तीसरा फैसला, आमंत्रित सदस्य के तौर पर गोपाल राव को भी ट्रस्ट से हटा दिया गया। चौथा फैसला, चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव बने। कृष्ण मोहन दान चोरी के शिकायत करता है। और पांचवां फैसला, एसआईटी रिपोर्ट के बाद 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी, यह तय कर लिया गया। छठा फैसला, किसी को भी दान चोरी होने का शक है तो सीधे आकर चढ़ावा देख ले, यह भी कह दिया गया। देखिए, इन फैसलों से यही लग रहा है कि चंपत राय की अब राम मंदिर ट्रस्ट से छुट्टी हो गई है। अनिल मिश्रा नप गए हैं और उन्हें भी ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती बॉस, क्योंकि अब सवाल यह है कि इस्तीफा तो मंजूर हो जाएगा, चंपत राय की गिरफ्तारी होगी या नहीं। आज आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि ट्रस्ट ने चंपत राय के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि राम मंदिर के इस मामले में अब और आग लग जाएगी। ट्रस्ट की मीटिंग में अंदर क्या हुआ जिस पर बवाल मचा हुआ है। ट्रस्ट की मीटिंग में राम मंदिर से जुड़े क्या बड़े फैसले हो गए हैं। सोने चांदी के उन गहनों और दूसरे सामान के बारे में क्या पता चला जो सामान दान में दिया गया था, जिसके बारे में कहा गया था कि सब राम मंदिर से गायब कर दिया गया। आज उसकी एक एक डिटेल भी आपको दिखाऊंगा। लूट का पैसा कहां कब कैसे बटा, जांच में और क्या खुलासा हुआ है, यह सारी डिटेल आपको बताऊं। उससे पहले एक झलक देखिए। चंदा चोर पार्टी के चंपत राय जी ने जमीनें खरीदी हैं प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट से। वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। त्यागपत्र दे दिया है, उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। राम मंदिर को लेकर इतने दिनों से जो बवाल मचा हुआ था, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि चंपत राय का क्या होगा। चंपत राय ने इस्तीफा तो पहले दे दिया था, लेकिन सवाल ये उठ रहे थे कि सब कुछ तो चंपत राय ही देख रहे थे। फिर उनके रहते मंदिर में चोरी हो कैसे गई, और उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं, जो हमने पाठशाला में सवाल उठाया था। उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनेगी भाई? क्या सिर्फ इस्तीफे से बात बन जाएगी? आज जब ट्रस्ट की मीटिंग हुई तो सबको लगा कि चंपत राय को नाप दिया जाएगा, चंपत राय पर सवाल उठेंगे। लेकिन यहां उल्टी गंगा बहने लगी। मीटिंग में चंपत राय की तारीफ होने लगी, कहा जा रहा है। चंपत राय को मासूम बताया जाने लगा। यह कहा गया कि चंपत राय तो निष्कलंक है, चंपत राय कोई अपराधी नहीं है, चंपत राय से असावधानी से भूल हो गई। यह कहा गया कि चंपत राय ने दूसरों पर भरोसा कर लिया, चंपत राय का साजिश पर ध्यान ही नहीं गया। चंपत राय से इस्तीफा मजबूरी में लिया गया। इस्तीफा मंजूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यानी इनका बस चलता तो ये लोग शायद चंपत राय को कभी ना हटाते। मीटिंग में चंपत राय के योगदान की तारीफ हो रही थी, उनके इस्तीफे वाली कुर्बानी की तारीफें हो रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे चंपत राय ने बहुत बड़ा बलिदान दे दिया है इस्तीफा देकर। इतनी तारीफ कर रहे थे बिना एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आए। सुनिए चंपत राय को लेकर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को वो क्या कह रहे हैं। मैं चंपत राय जी के बारे में बोल सकता हूं। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। यानी उन्होंने एक तरीके से चंपत राय को क्लीन चिट दे दी कि मेरी नजर में वो कलंकित नहीं है, तो फिर एसआईटी की जांच का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई 32 साल से जान रहा है, कोई 30 साल से जान रहा है, कोई 5 साल से जान रहा है, उस हिसाब से तय होना है कि किसने क्या किया है, तो फिर जांच का मतलब क्या है? फिर तो चंपत राय भी कहेंगे कि मुझे लगता है जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया है उनको भी मैं जानता था, उन पर भरोसा करता था। भरोसा तो चंपत राय का भी टूटा, तो जो लोग चंपत राय पे भरोसा कर रहे हैं उनका भरोसा क्यों नहीं टूट सकता? करोड़ों सनातनियों की भावना आहत हो गई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करने को तैयार नहीं। चंपत राय को जिस तरह से ट्रस्ट क्लीन चिट बांट रहा है उससे यह मामला और बिगड़ सकता है, क्योंकि चंपत राय शुरू से लेकर अब तक निशाने पर हैं। चंपत राय को लेकर ही सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स भी हो रही है। ऐसे में अगर चंपत राय को सिर्फ इस्तीफा देकर जो है वो इस मामले से अलग कर दिया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि चंपत राय को बचाया जा रहा है। और ये सवाल उठ रहे हैं, चंपत राय इस्तीफा देकर ही बच जाएंगे या चंपत राय को जेल जाना पड़ेगा? ये लोग पूछ रहे हैं। चंपत राय पर अभी एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई है, क्या एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद एक्शन होगा? क्या चंपत राय को यह क्लीन चिट एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद नहीं मिलनी चाहिए थी? यह भी पूछा जा रहा है। चंपत राय को जल्दबाजी में क्लीन चिट क्यों दी जा रही? और कहा जा रहा है कि चंपत राय का इस्तीफा तो मजबूरी में लिया गया क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। यानी सीधा हिसाब है बॉस। ट्रस्ट का चलता तो चंपत राय इस्तीफा न दिए होते, उनका इस्तीफा वापस हो गया होता। बाकियों पे भले एक्शन हुआ है वो दिख रहा है, लेकिन चंपत राय को लेकर ट्रस्ट का जो है ना एकदम कलेजा बाहर आ रहा था कि ना बॉस, इनका इस्तीफा वो तो कानूनी तौर पे बताना पड़ा कि लिखा है आपको लेना ही पड़ेगा, तब जाके इस्तीफा हुआ। इधर चंपत राय को ट्रस्ट क्लीन चिट दे रहा है, उधर इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि हिंदू सनातनी को इस्तीफा नहीं, कड़ी सजा चाहिए। देखिए लोग बोलने लगे ये तो होना ही था, इस्तीफा लेकर उन्हें बचाने की कोशिश मत कर। यानी चंपत राय की पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता विनय कटियार दावा कर रहे थे कि चंपत राय को तो जेल जाना है। आप देखिए कि चंपत राय पर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं। भाई मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, उनके अंडर में चढ़ावा चोरी होती रही। आरोप है कि उनके करीबी टिन्नू यादव को उन्होंने जरूरत से ज्यादा अधिकार दिए हुए थे। दावा है कि दान पात्रों और काउंटिंग रूम की चाबी टिन्नू के पास रहती थी।
यह भी आरोप लग रहे हैं कि चंपत राय को चढ़ावा चोरी के बारे में पहले ही पता चल गया था, फिर भी उन्होंने उस वक्त पुलिस में एफआईआर नहीं करवाई। हालांकि चंपत राय का यह कहना है कि उनकी शिकायत पर ही यह सब एक्शन हो रहा है, उन्होंने ही चोरी पकड़ी है। इसके अलावा कई बड़े दानकर्ताओं ने भी चंपत राय पर सवाल उठाए हैं कि उन्होंने जो आभूषण या बेशकीमती चीजें दान की थी उसकी रसीद चंपत राय ने नहीं दी। इसके अलावा चंपत राय पर राम मंदिर की आड़ में जमीन घोटाले के भी आरोप विपक्ष लगा रहा है। यानी चंपत राय पर भी गंभीर आरोप है और इसलिए बिना जांच पूरी हुए चंपत राय की तारीफ पे तारीफ कहना कि अरे बाप रे वो तो हो ही नहीं सकते, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है, लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा है और विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है। सुनिए संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता चंपत राय पर क्या कह रहे हैं। 4 लाख 5 लाख रुपए प्रति बिस्वा मुआवजा दिया गया है, लेकिन उसी जगह पे 48 लाख 47 लाख 46 लाख रुपए बिस्वा चंदा चोर पार्टी के चंपत राय जी ने जमीनें खरीदी हैं प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट से। मैं पहली जानकारी आपको देना चाहता हूं। यह जमीन है गाटा संख्या 25, करीब 62 बिस्वा जमीन है और इसका बाजारी मूल्य, याद रखिएगा बाजारी मूल्य, मार्केट प्राइस, इसका बाजारी मूल्य है 1,73,13,000 रुपए और इसको तन्वी बंसल और मनीष बंसल से चंपत राय बंसल जी ने खरीदा है 29,67,60,800 रुपए में। यानी विपक्ष चंपत राय पर सवाल उठा रहा है। इस पॉलिटिक्स के बीच आज सबकी नजर राम मंदिर ट्रस्ट पर थी कि वहां और क्या क्या बड़े फैसले होंगे, लेकिन ट्रस्ट ने तो चंपत राय की जगह सारी जिम्मेदारी बैंक पर डाल दी। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए था। पूरी व्यवस्था एसबीआई के सहयोग से संचालित हो रही थी, इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती थी। बैंक की निगरानी में कमी के कारण मंदिर प्रबंधन को गंभीर नतीजे भुगतने पड़े। ट्रस्ट ने तो यह कह दिया कि एफआईआर हमारे ट्रस्ट की बजाय एसबीआई को दर्ज करानी चाहिए थी। ट्रस्ट ने तो खुद आगे बढ़कर एफआईआर करवाई, लेकिन असल में जिम्मेदारी एसबीआई की थी। एसबीआई की जिम्मेदारी थी, चंपत राय की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो आप ट्रस्ट किस बात का बनाए हुए थे बॉस? ये करोड़ों सनातनी इस ट्रस्ट पे जो भरोसा किए बैठे हुए थे वो एसबीआई पे भरोसा किए हुए थे। एसबीआई की जिम्मेदारी है, होनी चाहिए, लेकिन एसबीआई की ही जिम्मेदारी है, ऐसा माहौल मत बनाइए। ट्रस्ट ने तो सब कुछ बैंक पर डाल दिया भाई। हालांकि ये बात ट्रस्ट ने मानी कि इस मामले में इमेज बहुत खराब हो गई। बैठक में ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा कि चढ़ावा चोरी के मामले से देश में गलत संदेश गया। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, करोड़ों भक्तों को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार और विश्वसनीय सेवादारों ने विश्वासघात किया है जिसकी उम्मीद नहीं थी। ट्रस्टियों ने माना कि जिम्मेदारों को गुमराह करके यह विश्वासघात किया गया है। भविष्य में ऐसी चोरी दोबारा न हो, इसके लिए नियमों की समीक्षा पर बात हुई। बैठक में चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की रिपोर्ट को भी पेश किया गया। अगर आपको वाकई करोड़ों सनातनियों की आस्था की फिक्र है, उनके दुख की चिंता है, तो बिना एसआईटी की रिपोर्ट आए किसी को क्लीन चिट मत दीजिए बॉस। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बहाने ऐसे ऐसे आरोप भी लगाए गए कि लोगों ने जो सोने चांदी का सामान दान दिया था वो भी गायब है, क्योंकि इसमें जिसको पॉलिटिक्स करने का मौका मिल रहा है वो एक डाल दे रहा है, अरे ये भी गायब, वो भी गायब, ये भी अलग चल रहा है। आज मंदिर ट्रस्ट ने कई बातों को झूठा बताया और कहा कि सारा सामान सुरक्षित है। कहा गया कि काक भुषुंडी चोरी का दावा जो था वो गलत साबित हुआ है। सोने की रामचरितमानस गायब हो गई, ये भी दावा झूठा निकला है। श्री राम की चरण पादुका गायब हो गई, ये भी गलत साबित हुआ है। धनुष बाण चोरी हो गए, ये दावा भी झूठा निकला है। चांदी की शिला चोरी हो गई, ये दावा भी गलत निकला है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इन सारे सामानों की चोरी का आरोप खारिज तो किया ही, साथ में काग भुषुंडी से लेकर रामचरितमानस और चरण पादुका सब दिखाए भी। देखिए सब रखा हुआ है, लेकिन भाई जिसको माहौल बनाना उसने कह दिया कि ये भी बोल दो, वो भी बोल दो। अब कितने लोग जो है वो देखेंगे कि हाँ नहीं बचा है, तब तक सब फैला दो कि ये भी गया वो भी गया।
ट्रस्ट ने कहा कि राम मंदिर से सामान चोरी के आरोप गलत हैं, सभी सामान पूरी तरह सुरक्षित है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज को सुनिए इस पर क्या कह रहे हैं। आपको कहीं पर भी कोई भी आशंका है तो सीधे कार्यालय में आकर के उसकी पूछताछ करें, हम आपको उत्तर देंगे। वहां पर आपको यदि कोई वस्तु आप अधिकृत व्यक्ति है उसको जानने के लिए तो उस वस्तु को दिखाएंगे, और ऐसी 28 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास है। आज राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में एक और बड़ा फैसला लिया गया। ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही बने रहेगा। 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जो सीईओ के नाम पर विचार करेगी। इस कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हवारे होंगे, जो शिरडी में प्रबंधन देखते थे। 3 सदस्यों की यह कमेटी अलग अलग लोगों का इंटरव्यू करेगी और फिर एक सीईओ को इस ट्रस्ट का नाम सौंपेगी। इसके बाद फाइनल सिलेक्शन ट्रस्ट करेगा कि भाई जो नाम मिला है उसमें से सीईओ चुनना है कि नहीं चुनना। तो 3 नाम होंगे, उनमें से किसी एक को सीईओ बनाना होगा। ट्रस्ट ने चंपत राय को तो हटा दिया, लेकिन चंपत राय की जगह पर अब आया कौन, वो भी आपको बता देता हूं। चंपत राय की जगह हरदोई के कृष्ण मोहन जी को अंतरिम महासचिव बनाया गया है। कृष्ण मोहन कौन है भाई? कृष्ण मोहन की शिकायत पर ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एफआईआर हुई। कृष्ण मोहन रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं, महाराष्ट्र कैडर में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। रिटायर्ड होने के बाद सामाजिक कामों में जुड़ गए। अंतरिम महासचिव बनने पर उन्होंने कहा कि जो कमियां थी उनको दूर करेंगे, ट्रस्ट की छवि धूमिल हुई है उसे ठीक करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। आज ट्रस्ट की बैठक से ठीक पहले ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने भी इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी। चढ़ावा चोरी के खुलासे के करीब 1 महीने बाद उन्होंने एक लेटर जारी किया और लेटर में कहा गया कि जिसने भी यह पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी पर विश्वास जताया कि वो दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि निजी लाभ के लिए इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए आज की मीटिंग में कौन कौन था वो भी सुन लीजिए। बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल मौजूद रहे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी थे। भारत सरकार के प्रतिनिधि प्रशांत लोखंडे वहां पर थे। यूपी सरकार के प्रतिनिधि संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव गृह भी हैं। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा वहां पर थे। ट्रस्ट के सदस्य परमानंद गिरी, शशांक त्रिपाठी जो अयोध्या के डीएम हैं, और सदस्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, सदस्य कृष्ण मोहन, सदस्य वासुदेवानंद सरस्वती, ये सारे लोग आज इस बैठक में मौजूद थे। ये कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। आप ये भी देखिए कि इस मुद्दे को लेकर लोगों में इतना गुस्सा है कि ट्रस्ट को अपनी बैठक की जगह बदलनी पड़ी। पहले ट्रस्ट की बैठक अयोध्या के मणिराम दास छावनी में होनी थी, लेकिन फिर मीटिंग की जगह बदली गई। जगह बदलने की वजह सुरक्षा कारणों को बताया गया। बैठक की जगह बदलकर राम मंदिर जन्मभूमि परिसर के गेस्ट हाउस में इस बैठक को किया गया। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन पर सबसे ज्यादा सवाल था कि ये लोग ट्रस्ट की मीटिंग के दौरान कहां थे, वो भी आपको बताता हूं। चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों बैठक में नहीं थे। वो मंदिर परिसर में थे लेकिन बैठक में नहीं थे। इसके अलावा मंदिर प्रबंधन से जुड़े गोपाल राव भी मंदिर परिसर में मौजूद रहे, लेकिन उन्हें मीटिंग से दूर रखा गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोपाल राव ने मीटिंग में जाने की भी कोशिश की थी, लेकिन रोक दिया गया कि कहां अंदर नहीं जा सकते। आप सोचिए जो गोपाल राव चढ़ावा चोरी के पूरे कांड में सबके निशाने पर हैं, जिनको लेकर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने कहा था कि गोपाल राव ने सारा माहौल खराब किया, वो गोपाल राव आज ट्रस्ट की मीटिंग में जाने की कोशिश कर रहे थे। भाई हैरानी की बात यह है कि जिस कमरे में ट्रस्ट की मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग के बगल वाले कमरे में गोपाल राव मौजूद थे। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। गोपाल राव मीटिंग वाले कमरे के पास ही मौजूद रहे, जबकि इन पर एफआईआर दर्ज करने और जेल भेजने की बातें चल रही। लेकिन ये अपने अलग रोले में है भाई साहब। कुछ दिन पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे गोपाल राव राम मंदिर की आरती में भी शामिल थे। तब भी हमने ये बात उठाई थी कि जब इतने गंभीर आरोप इन पर भी लग रहे हैं तो कैसे मंदिर प्रबंधन से ये जुड़े हुए हैं भाई साहब। लेकिन चल रहा है। इधर राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई, उधर चढ़ावा चोरों से पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि 6 आरोपियों ने नौकरी के 2 से 3 महीने बाद ही चोरी शुरू कर दी थी। एक दूसरे की देखा देखी ये आरोपी चोरी करने लगे। पहले एक एक नोट निकालते थे, फिर धीरे धीरे लगा कि कोई पकड़ तो रहा नहीं, गड्डी चुराने लगे भाई लोग। पूछताछ में आरोपियों ने कुल 2 से 3 करोड़ रुपए की चोरी कबूल ली है। आरोपी शराब पार्टी में चढ़ावा चोरी का पैसा बांटते थे। सोचिए,
एक तो मंदिर से पैसा चुरा रहे, ऊपर से शराब पार्टी करके वहां पैसा जो है वो बट रहा है कि ले भाई तेरा इतना हिस्सा, ले तेरा इतना हिस्सा। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में कई बार कोई नहीं होता था, इसका भी फायदा उठाया गया। चढ़ावा चोरों पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। पॉलिटिक्स अलग लेवल। लेकिन इस मामले के बीच यूपी में और भी बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और पाठशाला में अगला अध्याय अब इस पॉलिटिक्स का है। नितिन नवीन की यूपी वाली आम पार्टी मोदी योगी पर क्या कहा कि अखिलेश केजरीवाल की बेचैनी बढ़ गई। पहले राम मंदिर का मुद्दा, अब हनुमान जी का बहाना, पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में इंडी का नया कांड क्या है, और 400 हिंदुओं की मौत पर खुश, हिंदू भीड़ पर बम गिराने की धमकी। आज इतना हिंदू हिंदू हो रहा है तो आपको नेहरू जी की शॉकिंग चिट्ठियों का अध्याय भी दिखाऊंगा। इधर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर इंडी वाले उछल रहे हैं, लेकिन उधर नरेंद्र मोदी ने यूपी को लेकर अपनी ऐसी तैयारी शुरू कर दी है जिससे इंडी वालों में खलबली मची। नरेंद्र मोदी के मिशन यूपी को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी पहुंच गए। भाई साहब, एकदम विपक्ष को बेचैनी हो गई। इधर नितिन नवीन यूपी में आम पार्टी कर रहे थे, मैंगो, आम आदमी पार्टी वाला आम नहीं, मैंगो पार्टी कर रहे थे। उधर केजरीवाल और अखिलेश तनाव में, टेंशन। पीएम मोदी को घेरने के लिए क्या क्या केजरीवाल और अखिलेश कर रहे हैं, कैसे पहले राम मंदिर का मामला उठाया, अब हनुमान जी के बहाने पीएम मोदी को घेरने निकले हैं, आज आपको दिखाऊंगा। और जो लोग राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी को घेर रहे हैं, उनके लिए आज नेहरू जी की शॉकिंग चिट्ठियों का अध्याय भी खुलेगा कि कैसे 400 हिंदुओं की मौत पर कोई खुशी जता रहा था, हिंदू भीड़ पर बम गिराने की धमकी दी जा रही थी। आज हिंदुओं के लिए सब लाइन में लगे हैं कलेजा निकाल के देने के लिए। उस वक्त क्या हो रहा था ये भी देखिएगा, लेकिन पहले जो अभी हो रहा है उसका ये एक झलक देखिए। ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। मैं कल रात सपने में ये देख रहा 270 फीट, सच में। प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जो सियासत हो रही है, उसके बीच बीजेपी ने 2027 के लिए मिशन यूपी की शुरुआत कर दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर जब लखनऊ पहुंचे तो सबसे बड़ा मैसेज दिया गया कि सब एकजुट है। सीएम योगी ने उनका जोरदार स्वागत किया। एक ही कमरे में नितिन नवीन ने सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सबके साथ बातचीत की। नितिन नवीन के यूपी दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा मैंगो पार्टी की रही। सब जो है वो आम खा रहे हैं। बैठक के बाद नितिन नवीन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर चले गए। वहां उन्होंने सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मलिहाबाद के मीठे आम का स्वाद चखा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी आम खाते नजर आए। यानी यहां सरकार और संगठन का फुल कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है, ताकि कार्यकर्ता को मैसेज चला जाए कि सब इतने एकजुट हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम मिलेंगे चुनाव में। दोपहर में लंच के बाद शाम की चाय नितिन नवीन ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पे पी। यहां से निकले, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष लखनऊ में हनुमान मंदिर गए। शर्मा जी की चाय दुकान वाले अड्डे पर भी पहुंचे। पार्टी नेताओं के साथ यहां चाय पी, नाश्ता किया। खास बात रही कि सारे नेता हर जगह एक साथ दिख रहे थे। मतलब कार्यकर्ताओं को मैसेज चला गया कि चुनाव के बीच ये सब बात ना करना कि ये अलग है, वो अलग है, ये सीएम बनेगा, वो डिप्टी सीएम बनेगा, क्या होगा। इंडी गठबंधन वाले अखिलेश यादव जो आरोप लगाते रहते हैं कि दिल्ली लखनऊ के बीच कुछ ठीक ही नहीं है, इस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास भी दिखा। लगे हाथ नितिन नवीन ने यह मैसेज दे दिया कि 2027 में सीएम योगी फिर से चेहरा होने जा रहे हैं। समय में ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, ये हमें बांटने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों ने जो बांटने की राजनीति की थी, वही राजनीति कांग्रेस की ये वर्तमान टीम और अखिलेश यादव करते हैं। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है। मुझे मित्रों, नितिन नवीन के यूपी दौरे से विपक्ष में खलबली मच गई। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर अखिलेश बीजेपी पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने इसी पर नितिन नवीन को लेकर कह दिया कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं, दर्शन करने नहीं जाएंगे क्या। अखिलेश यादव तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सीटों के नंबर भी बताने लगे। उन्होंने 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी किया। उन्होंने सपने में देखा कि समाजवादी पार्टी को 270 सीटें आ रही हैं। सुनिए एक बार।
मैं कल रात सपने में ये देख रहा 270 सीट। सच में मैं कल रात सपने में ये देख रहा 270 सीट। सच में। सोशल मीडिया पे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 270 सीट अपना देखे थे कि बीजेपी का। वो सोशल मीडिया पे चलता रहता। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी की आम की दावत के बाद आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आम की ही चर्चा होने लगी। मलिहाबाद से आए समाजवादी पार्टी के एक नेता और किसानों ने 2027 में समाजवादी पार्टी की जीत के लिए अखिलेश यादव को 27 पेटी भर के आम भेज दिया। अखिलेश की बैठक में कोई पनीर लेकर आया, कोई आम लेकर आया। नितिन नवीन के लखनऊ दौरे से इंडी गठबंधन में गजब की खलबली मची हुई। नितिन नवीन ने जब यह कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल हिंदू धर्म को कमजोर न समझें, लोग इनके झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि जब इनके लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं तो ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। सनातन का अपमान यूपी और देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस पर केजरीवाल ने पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए नितिन नवीन के बारे में लिखा कि आप कौन हैं। केजरीवाल के बयान पर एक के बाद एक बीजेपी के कई नेताओं ने करारा पलटवार किया। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने चुनावी हार की याद दिलाते हुए पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, मैं याद हूं कि नहीं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को बताया कि नितिन नवीन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि एक बार ममता बनर्जी से भी पूछना था, ममता बनर्जी ने भी पूछा था कि कौन अमित शाह, तो समय पर ममता को जवाब मिल गया। लेकिन निराश और हताश केजरीवाल का अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर है। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, आप कौन है, यह रेखा गुप्ता ने कहा। अब यह सब चल ही रहा था कि उधर केजरीवाल ने नितिन नवीन के रोड शो का एक वीडियो पोस्ट करके फिर निशाना साध दिया। दरअसल नितिन नवीन के रोड शो में एक समर्थक हनुमान जी की वेशभूषा में डांस कर रहा था। नितिन नवीन की गाड़ी के ठीक सामने हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर चल रहा था, खुशी से झूम रहा था। इस पर समाजवादी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बता दिया। आरोप लगाया कि जितना बीजेपी ने हिंदुओं को लूटा है, आज तक किसी ने नहीं लूटा। हनुमान जी की वेशभूषा में डांस कराने के लिए बीजेपी को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए, केजरीवाल कह रहे हैं। उधर राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव से रिश्ता जोड़ने पर अखिलेश यादव उखड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सोच समझकर उनकी राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि टिन्नू टीपू से बात करता था, इस पर अखिलेश ने 10 मिनट में पोस्ट डिलीट करने का अल्टीमेटम दिया और कहा कि चोर को सब चोर नजर आ रहे हैं। जानते हुए भी चुप रहते हैं, जानते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं। जो आस्था और हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रही है, सब जानते हुए भी चुप हैं और राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। पावर स्ट्रगल इतनी है कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और ये डबल इंजन चल नहीं रहे, डबल इंजन टकरा रहे हैं। डबल इंजनों में पावर स्ट्रगल चल रही है। चोर को चोरी नजर आते हैं, आपको भी चोर नजर आ रहा है, कहीं चोर को चोरी नजर आ रहा है। अब आप ये भी देखिए कि राम मंदिर के मुद्दे पर इंडी गठबंधन खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में लगा हुआ है। जो लोग राम मंदिर से इतने साल दूर रहे, वो लोग हिंदू वोटों के चक्कर में दिन रात राम मंदिर का ही नाम जप रहे हैं। लेकिन इंडी वालों का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड और उनका इतिहास ऐसा है कि वो पीछा नहीं छोड़ता। आज जो लोग नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि बाप रे बाप, देखिए हिंदुओं के साथ क्या हो गया नरेंद्र मोदी के रहते हुए, उन्होंने कभी आपको यह नहीं बताया कि उनके इतिहास में हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ है। हमने आपको बताया था कि कैसे अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव अयोध्या में राम जन्मभूमि को ही नकार रहे थे, कैसे वो ये कह रहे थे कि उन्हें हिंदू वोट की कोई जरूरत नहीं है। रामलला तो बाबरी मस्जिद में इलीगल ऑक्यूपेंट है कहा जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का इतिहास नहीं, आप कांग्रेस का इतिहास भी उठा के देख लीजिए बॉस। कांग्रेस जो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है कि आपके रहते हिंदुओं के साथ ऐसा कैसे हो गया, उनके खुद के राज में क्या हुआ था हिंदुओं के साथ। कैसे नेहरू 400 हिंदुओं की मौत पर अंदर से खुश हो रहे थे, हिंदू भीड़ पर बम गिराने की धमकी दे रहे थे। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और ये हवाई बात नहीं है बॉस, नेहरू जी की चिट्ठियां हैं, नेहरू आर्काइव में पढ़ी हैं, जाके पढ़ लीजिएगा। दरअसल कहानी साल 1946 की है, जब देश आजादी से कुछ ही महीने दूर था, लेकिन बंगाल और बिहार में सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी थी। पहले ईस्ट बंगाल के नोआखाली में हिंदुओं पर हमले हुए। 10 अक्टूबर को नोआखाली में शुरू हुए दंगे कई हफ्तों तक चले। इसके बाद इस दंगे का बदला लेने के लिए बिहार में हिंसा फैल गई।
27 अक्टूबर 1946 से 6 नवंबर 1946 के बीच बिहार में एंटी मुस्लिम हिंसा हुई। इस हिंसा के माहौल के बीच जवाहरलाल नेहरू तब बिहार पहुंचे। 5 नवंबर 1946 को पटना में उन्होंने पद्मजा नायडू को एक निजी चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी है, रखी हुई है, देख लीजिएगा। इस चिट्ठी में नेहरू जी ने जो जो लिखा आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे बॉस। नेहरू ने लिखा कि मिलिट्री ने भीड़ पर फायरिंग कर दी, करीब 400 लोग मारे गए। फिर आगे उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसी बात उन्हें हिला देती है, लेकिन इस बार उन्हें राहत महसूस हुई। यह चिट्ठी द नेहरू आर्काइव में मौजूद है। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बताता हूं कि नेहरू ने उस लेटर में क्या लिखा। नेहरू ने लिखा कि जब मैं यहां पहुंचा तो पता चला कि सेना ने कुछ मील दूर गांव में किसानों यानी गांव वालों की भीड़ पर गोली चला दी थी और करीब 400 लोग मारे गए थे। आमतौर पर ऐसी खबर सुनकर मुझे बहुत दुख और गुस्सा होता, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, मुझे तो बहुत राहत महसूस हुई। 400 लोग मर गए, नेहरू जी को राहत महसूस हो रही है बॉस। कह रहे हैं कि हम परिस्थितियों के साथ साथ बदल जाते हैं, नई नई बातें और अनुभव पुरानी भावनाओं को ढक देते हैं। कुछ दिनों तक उन लोगों का मनमाना राज चला, कोई रोक टोक नहीं थी। जब खबर आई कि आखिरकार एक जगह उन्हें रोका गया, उन्हें मतलब हिंदुओं को, और 400 लोग मारे गए, तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत संतुलन फिर से ठीक हुआ है। मतलब इनके हिसाब से नोआखाली में जब हिंसा हुई, वहां हिंदू मर गया, बड़ी संख्या में मर गया, रिएक्शन हुआ बिहार में, और वहां जब मुसलमानों पर अत्याचार होने लगे तो 400 अगर हिंदू मर गए गोली से, तो इनके हिसाब से संतुलन बराबर हुआ। मुझे नहीं पता यहां कितने दिन रहूंगा, मतलब बिहार में। अभी दिल्ली और बाकी सब भूल गया हूं। इस समय मेरा पूरा ध्यान सिर्फ बिहार पर है। जैसे ही यहां कुछ सुधरने की उम्मीद दिखेगी, मैं दिल्ली वापस चला जाऊंगा। आप सोचिए बॉस, ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं अपने लिखी चिट्ठी में कि राहत महसूस कर रहा हूं, 400 लोग मर गए, उसकी उस घटना पे चिट्ठी में लिख रहा है। इमेजिन कीजिए बॉस, इस तरह का कोई शब्द नरेंद्र मोदी के मुंह से निकल जाए, एक पूरा इकोसिस्टम क्या करेगा आप सोचिए। नेहरू ने जिस दिन यह लेटर लिखा था, उससे एक दिन पहले भी नेहरू ने ऐसा बयान दिया था कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। तब नेहरू ने कहा था कि मुझे बताया गया है कि बिहार में जो हो रहा है वो ईस्ट बंगाल का बदला है। अगर दंगाई बिहार में सही बर्ताव नहीं करते तो सरकार कोई भी हमदर्दी नहीं दिखाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो उन पर गोलियां भी चलाई जाएंगी और आसमान से बमबारी भी की जाएगी। इसके साथ ही नेहरू ने यह भी कहा कि मुझे आप सबसे यह भरोसा चाहिए कि आप अपना सब कुछ गंवा कर भी मुसलमानों को सुरक्षा देंगे, बिना ईस्ट बंगाल के बदले के बारे में सोचे हुए। यह नेहरू जी के शब्द हैं कि हिंदू मर जाए तो मर जाए, लेकिन मुसलमान की रक्षा करे। तो नोआखाली में बोले थे कि मुसलमान मर जाए तो मर जाए, हिंदू की रक्षा करे। दोनों में ना जान है बॉस, दोनों हाड़ मांस का इंसान है ना। मुसलमान भी नहीं मरना चाहिए, हिंदू भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं भाई कि उधर हुआ तो अब ये इधर जो हो रहा है ये बैलेंस हो रहा है। हालांकि 20 दिन बाद 24 नवंबर को नेहरू ने अपने एक भाषण में यह कहा था कि उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बमबारी कराकर बिहार में हजारों लोगों को मरवा दिया। उन्होंने कहा कि आरोप गलत है और कहा कि एक्शन मद्रास रेजिमेंट के लोगों ने लिया था। इधर बिहार में दंगे हुए तो नेहरू पटना पहुंच गए, लेकिन जब ईस्ट बंगाल के नोआखाली में भयानक दंगे हुए, हिंदुओं को टारगेट किया गया, तब नेहरू का क्या रिएक्शन था? उस वक्त नेहरू जी बंगाल के कुछ डेलीगेट्स ने उनसे पूछा कि कलकत्ता दौरे के बाद वो नोआखाली और दंगे से प्रभावित पूर्वी बंगाल के अन्य हिस्सों में क्यों नहीं गए। इस पर नेहरू ने संदेश जारी करते हुए 24 नवंबर 1946 को कहा था कि मुझे लगता है कि बंगाल सरकार के रवैये को देखते हुए नोआखाली जाना बेकार होता। नोआखाली जाना बेकार होता। अब बिहार में कह रहे हैं कि अगर हिंदू ने हिंसा नहीं रोकी तो बम मार दूंगा। अगर मैं वहां जाता भी तो पूर्वी बंगाल के पीड़ितों के लिए कुछ नहीं कर पाता। क्यों? वहां बम नहीं गिराने के लिए आप बोल सकते थे। इसके उलट बिहार सरकार ने मेरे काम में पूरी मदद की। मौजूदा हालात सुधारने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मुस्लिम किसानों को लीग की जहरीली सांप्रदायिक प्रचार से जागरूक किया जाए। यह इस देश में हुआ है बॉस, और इसलिए आज बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति के राज में 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जाकर राम मंदिर बन गया, उस व्यक्ति का कोई रोल ना होते हुए भी उस व्यक्ति को घेरा जा रहा है।
कि इन्होंने हिंदुओं को लूट लिया, इन्होंने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया, नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है। और जिन्होंने हिंदुओं के साथ यह किया, उनका इतिहास है, वो सेक्युलर बताए जाते हैं। सोचिए ऐसी बात जो अभी बताई, इनमें से एक शब्द, ऐसी एक लाइन नरेंद्र मोदी बोल देते 2002 में, कुछ शब्द इधर उधर करके, कुछ धर्म इधर उधर करके, सोचिए क्या हुआ होता। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा कि इतने मर गए तो बड़ा ठीक लग रहा है कि तराजू बैलेंस हो गया है। लेकिन ये इस देश में हुआ है। खैर, पाठशाला में अगला अध्याय, पीएम मोदी का ट्रायंगल प्लान। 3 देशों के दौरे पर क्या होगा कि चीन अभी से चोक कर रहा है। समुद्र से लेकर रेयर अर्थ तक पीएम मोदी 4 दिन में ऐसा क्या करेंगे कि चीन पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। अब इसका अध्याय। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा पर गए हुए। इस बार पीएम मोदी का विदेश दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और अभी कुछ दिन पहले ही जापान की पीएम भारत आई थी और इसके ठीक बाद पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर चले गए। पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर गए और इस यात्रा से पीएम मोदी के प्लान के बारे में जो संकेत मिल रहे हैं कि वो क्या करने के लिए गए हैं, वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जियोपॉलिटिक्स का कितना बड़ा किरदार होगा। पीएम मोदी के विदेश दौरे पर भारत में इंडी गठबंधन उछल रहा है, निशाना साध रहा है, पीएम मोदी के दौरों को छुट्टी बता रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का नए सबूत आ रहे हैं तो पीएम मोदी बाहर चले गए। लेकिन विपक्ष को शायद यह दिख नहीं रहा, या फिर वो देखना नहीं चाह रहा कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में पीएम मोदी किस तरह से भारत को पोजीशन कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चीन आज की डेट में भारत से दोस्ती भी चाहता है। नरेंद्र मोदी चीन से भी बात कर रहे हैं, अमेरिका को भी लेकर चल रहे हैं, रशिया से भी दोस्ती है, इजराइल को भी लेकर चल रहे हैं, ईरान से भी डिप्लोमेसी निभ रही है। लेकिन इस सब के बीच चीन को छोड़ दें कि हां दोस्ती कर रहे हैं, बाकी तू अपना देख भाई, ऐसा भी नहीं है। चीन के साथ संबंध भले ही सुधर रहे हैं, लेकिन चीन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, यह बात पीएम मोदी भी जानते हैं। इसलिए अब पीएम मोदी ने ऐसा ट्रायंगल बनाया है जो चीन की सारी प्लानिंग फेल कर सके। भारत को घेरने का सपना देख रहा चीन इस ट्रायंगल में उलझ कर रह जाए। अब यह प्लान क्या है? देखिए, हिंद महासागर में चीन का दखल बढ़ रहा है तो भारत और इंडोनेशिया साथ आ रहे हैं। चीन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है तो भारत ने जापान से समझौता किया टेक्नोलॉजी को लेकर। रेयर अर्थ मिनरल पर चीन का दबदबा है तो भारत ऑस्ट्रेलिया से डील कर रहा है। यानी हर वो चीज जिसमें अगर आप सिर्फ चीन के भरोसे रहे तो कल को कभी भी चीन को नहीं मार दे तो आप अलबला जाएंगे, वो सारी निर्भरता पीएम मोदी जो है वो डाइवर्ट कर रहा है। ये वो ट्रायंगल है जिससे चीन की टेंशन बढ़ी हुई, क्योंकि चीन को उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसा कुछ करने वाला है। पीएम मोदी ये मैसेज दे रहे हैं कि किसी एक देश की मोनोपोली नहीं चलेगी, ना ही भारत, आज का भारत किसी एक देश पर निर्भर रहेगा। पीएम मोदी के इस प्लान से चीन हैरान परेशान है तो पाकिस्तान अभी से छटपटा रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के साथ पीएम मोदी डिफेंस डील करने वाले हैं। पीएम मोदी के 3 देशों के दौरे पर क्या क्या हो सकता है, चीन को काउंटर करने के लिए यह ट्रायंगल कैसे काम करेगा, सब बताऊंगा। लेकिन इस डिप्लोमेसी की पहले एक झलक देखिए। ये नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। शाबाश, ये आप लोगों ने निकाला है। लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं। जैसे कहा जाता है, when the going gets tough, the tough get going। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से चीन को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। जकार्ता के आसमान में जैसे ही पीएम मोदी के विमान ने एंट्री ली, इंडोनेशिया एयरफोर्स के फाइटर जेट्स फौरन एस्कॉर्ट करने के लिए आ गए। देख रहे हैं, दोनों तरफ से प्लेन चल रहा है। जकार्ता के एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खुद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो प्रोटोकॉल तोड़कर आए हुए थे। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिनंदन किया। ये उसकी तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ब्लू कारपेट पे चलते हुए जवानों की सलामी स्वीकार कर रहे थे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में पारंपरिक नृत्य भी रखा गया। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने नृत्य का आनंद लिया और उसके बाद पीएम मोदी कार में बैठकर होटल के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे से सबसे ज्यादा चीन तनाव में।
क्योंकि चीन के लिए इंडोनेशिया बहुत जरूरी है और इंडोनेशिया में चीन अपना दखल बढ़ा रहा था। दरअसल इंडोनेशिया के पास ही हिंद महासागर में एक ऐसा पॉइंट है जिसे चीन का चोक पॉइंट कहते हैं और इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसे चीन का मलक्का डिलेमा भी कहते हैं, यानी परेशानी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का चीन की इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इसके आसपास भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो बॉस चीन जो है वो गिर जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ मलक्का चीन की सबसे, आप कह सकते हैं कि कमजोर नस है। इसको दबा दिया तो चीन जो है वो बाप बाप करेगा। चीन का 30 से 40% ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर जाता है। चीन का करीब 75 से 80% कच्चा तेल यहीं से होकर आता है। मलक्का से ही अफ्रीका और यूरोप तक चीन अपना माल भेजता है। इतने महत्वपूर्ण ट्रेड रूट पर अगर भारत का प्रभाव बढ़ेगा तो चीन की टेंशन बढ़नी स्वाभाविक है। आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का का मैप भी दिखाता हूं कि कैसे मलक्का पर चीन फंसा हुआ है। हिंद महासागर में इंडोनेशिया और थाईलैंड के बीच ये जो आप संकरा सा हिस्सा देख रहे हैं, यही गलियारा जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहलाता है। जैसे वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहां स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। इसके एंट्री गेट के पास ही अंडमान निकोबार आइलैंड है, यानी भारत एक तरह से स्ट्रेट ऑफ मलक्का का नेचुरल गार्डियन बन गया है। भारत पहले से ही ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है, जिसके तहत अंडमान में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट और मिलिट्री हब बना रहा है। साथ ही चीन को घेरने के लिए भारत इंडोनेशिया मलक्का स्ट्रेट के एंट्री गेट के पास ही सबांग पोर्ट भी डेवलप कर रहा है। और इसी वजह से पीएम मोदी का इंडोनेशिया का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडोनेशिया और भारत के बीच ऐसी डील हुई है जिसमें समुद्र का पूरा खेल ही बदल कर रख जाएगा। देखिए, भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। सबांग से अंडमान की दूरी करीब 185 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार में भारतीय नौसेना तैनात है। सबांग के बन जाने के बाद इंडियन नेवी वहां भी तैनात होगी। मलक्का से गुजरने वाले हर चाइनीज जहाज पर नजर रखेगी। चाइनीज नेवी की हर हरकत पर भी नजर रखी जा सकेगी। यानी नरेंद्र मोदी चीन से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि चीन सिर्फ उसी के साथ जो है वो दोस्ती निभाता है या निभाने का प्रयास कर सकता है जिससे उसको डर हो, और इसीलिए उसके पॉइंट्स पकड़ के रखो ताकि वो इधर उधर भागने का प्रयास करे तो थोड़ा नस दबाना चाहिए। यानी एक तरफ भारत का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, फिर सबांग पोर्ट, इन दोनों के बन जाने से मलक्का स्ट्रेट पर भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो ग्रेट निकोबार का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे अंडमान और निकोबार खत्म हो जाएगा। सुनिए विदेश मंत्रालय ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर क्या बताया है। Indonesia has always played an important role for the security and stability of the Malacca Straits maritime zone. This is a very important maritime zone for India as it represents one of the most important sea lanes of communication for India as an Indian Ocean nation. Not just for India, probably for the global economy itself. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की सबसे कमजोर नस को दबाने का काम शुरू कर दिया है। सी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडोनेशिया के साथ मिलकर काम हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान के साथ भारत पार्टनरशिप कर रहा है। हाल ही में जापान की पीएम भारत आई थी और इसी दौरान भारत और जापान के बीच बड़ा समझौता हुआ। भारत और जापान की कंपनीज के बीच 120 डील्स हुई। इसके तहत जापान की कंपनियां भारत में $12.5 बिलियन यानी $1 लाख से ज्यादा निवेश करेंगी। यह निवेश सेमीकंडक्टर, एआई, क्लीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा। जापानी कंपनियां भारत में एआई रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा उनको। 2030 तक 500 हाई स्किल्ड इंडियन एआई प्रोफेशनल्स को जापान भेजने का भी लक्ष्य है। इंडोनेशिया के फौरन बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं और इस दौरे से भी चीन की ही धक धक बढ़ेगी, क्योंकि चीन जिस रेयर अर्थ पर इठलाता है, पीएम मोदी ने उसके भी तोड़ को निकालने के लिए पूरा प्रयास जारी रखा है। ऑस्ट्रेलिया भी रेयर अर्थ का अहम सप्लायर है। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम भी पर्याप्त मात्रा में है और इन दोनों की ही जरूरत इंडस्ट्रियल और डिफेंस ग्रोथ में पड़ती है। पीएम मोदी के दौरे पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इन्हीं मटेरियल्स को लेकर डील हो सकती है। कहा जा रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ डील हो सकती है। लिथियम बैटरी और सेमीकंडक्टर में इसकी जरूरत होती है। चीन से निर्भरता कम करने के लिए सिक्योर सप्लाई चेन पर भी काम हो रहा है। दोनों देशों के बीच यूरेनियम सप्लाई की डील भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस डील आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। यानी सीधा हिसाब यह है कि आप चीन से दोस्ती करें, अमेरिका से दोस्ती करें, लेकिन भारत के लिए जितने भी चीजों की जरूरत है उसको डाइवर्सिफाई करके रखें।
ताकि कल को कोई ट्रम्प जैसा सनके तो कोई यूरोपीय यूनियन भी होना चाहिए, और अगर कोई चीन की तरह आंख दिखाने का प्रयास करे तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी होना चाहिए। पाठशाला में अब अगला अध्याय। भारत के पास तो बहुत विकल्प है, पेट्रोल बनाने चाहिए तो विकल्प कहां है? E20 पेट्रोल पर कार कंपनियों ने जो बताया, क्या क्या उसमें से पब्लिक को हजम नहीं हुआ? क्या सच में 2023 से पहले की गाड़ियों पर E20 पेट्रोल से कोई असर नहीं पड़ता? रिपोर्ट में क्या लिखा है? और माइलेज से लेकर कार की मेंटेनेंस तक एथेनॉल वाले पेट्रोल पर सारे सच बता देने वाला अध्याय अब खोल रहा हूं। देखिए, E20 को लेकर भयंकर बवाल चल रहा है। सोशल मीडिया खोलिए, बाप रे बाप, भरा ही हुआ है। लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। सरकार भी अपना तर्क दे रही है, लगातार सफाइयां आ रही हैं, फैक्ट्स आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि E20 से नुकसान नहीं है, लेकिन लोगों का कंसर्न अपनी जगह पर बना हुआ है। लोग आज भी यही बातें कह रहे हैं कि गाड़ियों का माइलेज घट रहा है, ये लोग कह रहे हैं। पुरानी गाड़ियां चोक कर रही हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं। इंजन खराब हो रहे हैं, जंग लग रही है, पार्ट्स खराब हो रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। फ्यूल सिस्टम जाम हो रहे हैं, रबर और प्लास्टिक पार्ट्स गल रहे हैं, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ रहा है। ये आम शिकायतें हैं लोगों की, जिनके बारे में लोग कह रहे हैं और जिन पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। और यह तब हो रहा है जब सरकार की तरफ से कार और बाइक कंपनियों को मैदान में उतारा गया। कार और बाइक कंपनियों ने E20 पर अपनी बात रखी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ताकि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं लोगों को पता चले। लेकिन इन कंपनियों ने E20 के पक्ष में क्या क्या कहा और उसका कितना इंपैक्ट हुआ, आज आपको देखना चाहिए। पहले आप देखिए इन कंपनियों ने कहा क्या। देखिए, टोयोटा ने कहा कि एथेनॉल हाई परफॉर्मेंस फ्यूल है। यह तो 1900 की शुरुआत से यूज हो रहा है, फॉर्मूला कार रेसिंग तक में इसका इस्तेमाल होता है। टोयोटा ने आगे कहा कि E20 पर जाने का डिसीजन पूरा टेस्ट करने के बाद हुआ है भाई। पुरानी गाड़ियों पर टेस्ट किए गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मारुति सुजुकी ने कहा कि 2025-26 में 2,84,00,000 गाड़ियों की सर्विसिंग हुई। इसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां 3 साल पुरानी थी और E20 सर्टिफाइड भी नहीं थी। लेकिन E20 सर्टिफाइड ना होने के बाद भी इनमें कोई E20 रिलेटेड इशू नहीं मिला। यहां तक कि E10 के लिए डिजाइन गाड़ियां भी E20 पर बढ़िया चल रही हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि कंपनियों ने व्यापक स्तर पर एनालाइज किया है और E20 से कोई डैमेज होता है, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। एक बार सुनिए मारुति सुजुकी के अधिकारी ने क्या कहा है, फिर अब इन पर पब्लिक क्या कह रही है वो भी आपको बताता हूं। आपको मैं एग्जांपल दूं, 25-26 में हमने करीब 2.25 करोड़ गाड़ियां सर्विस की ऑल ओवर इंडिया एक फाइनेंशियल ईयर में। उसमें से कम 1.5 करोड़ गाड़ियां ऐसी थीं जो 2023 से पहले बनी थी और 2023 में इंडिया में E20 गाड़ियां मैंडेट हुई। इसका मतलब वो E10 गाड़ियां थी। E10 गाड़ियों में पिछले 1, 2, 3 साल E20 फ्यूल यूज हुआ और इन 1.5 करोड़ गाड़ियों जो हमारे सर्विस स्टेशन में आई, उसमें हमने ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं ऑब्जर्व की जो हम E20 फ्यूल से रिलेट कर सकते हैं। अब मारुति सुजुकी वाले लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम मिला नहीं जो हम E20 से रिलेट करें। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी E10 वाली गाड़ियां भी बढ़िया चल रही है E20 पर। लेकिन सवाल ये है कि जब E10 के लिए बनी पुरानी गाड़ियां भी E20 पर बढ़िया ही चल रही हैं, तो फिर E20 कंप्लायंस वाली गाड़ियां बनी क्यों रही हैं? क्यों E20 के नाम पर गाड़ियां बेची जा रही हैं? भाई जब अगर आपका तर्क यह है कि E10 वाली गाड़ी में E20 पेट्रोल डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो E20 वाली गाड़ी बना क्यों रहे हो? जबकि खुद कार इंडस्ट्री की अपनी रिसर्च बताती रही है कि जो गाड़ी जिस टाइप के फ्यूल पर चल रही है उससे अलग फ्यूल उसमें डाला जाएगा तो नुकसान हो सकता है। SIAM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की 28 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि E20 आने के बाद भी E10 पेट्रोल की बिक्री बंद नहीं की जानी चाहिए। रिपोर्ट में E10 कंपैटिबल गाड़ियों को E20 पेट्रोल से नुकसान होने की आशंका जताई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक E10 कंपैटिबल गाड़ियां लोअर एथेनॉल ब्लेंड पर नहीं चल सकती, इससे नॉकिंग होगी जो इंजन को नुकसान पहुंचाएगी। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि अगर E10 पेट्रोल को पूरी तरह बंद कर दिया गया तो साल 2028 तक बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां अनयूजेबल हो सकती। SIAM की रिपोर्ट में E10 गाड़ियों में E20 पेट्रोल डालने पर माइलेज में 6% तक की कमी आने की भी बात कही गई थी। तो यह सब रिपोर्ट किसने बनाया था भाई, जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता? आप देखिए कि कार और बाइक कंपनियां यानी गाड़ी बनाने वाले कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उधर जो गाड़ी चला रहे हैं यानी पब्लिक कह रही है कि दिक्कत ही दिक्कत है। इसके बीच अब पेट्रोल पंप और डीलर अपना दुखड़ा लेकर आ गए। पेट्रोल पंप और डीलर कह रहे हैं कि E20 फ्यूल से गाड़ियों को जो दिक्कत हो रही है उसे लेकर कस्टमर पेट्रोल पंप पर आकर हल्ला करते हैं।
पेट्रोल पंप वाले अलग मुसीबत में पड़े हैं क्योंकि कस्टमर तो उन्हीं पर आकर गुस्सा निकालता है। पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि हम तो पेट्रोल बेच रहे हैं, लेकिन जिसे तकलीफ होती है वो हम पर आके फट जाता है। पेट्रोल पंप और डीलर्स कह रहे हैं कि पहले तो ये सब नहीं हो रहा था, जब से E20 आया तभी से कैसे होने लगा। सुनिए पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आज क्या कहा। को हम निवेदन करते हैं, उनको पुनर्विचार के लिए हम बोलेंगे कि इंडिया को छोड़कर बाहर में सब 10% है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये इंडिया में ओनली 20% है। उसके लिए जो गाड़ी हमारा जो इंडिया में जो गाड़ी आ रहा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। गाड़ी जो BS6 है, गाड़ी उस हिसाब से इंडिया में वो बनाया नहीं, जिसके लिए अभी हम लोग का प्रॉब्लम होता है। जो गाड़ी किसी का कार्बोरेटर जाम हो जाता है, किसी का बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। यानी पेट्रोल एसोसिएशन के लोग भी कह रहे हैं भाई कि दिक्कत आती है। अब अगर आप बाहर के देशों को देखें, जो वो तर्क दे रहे थे कि हर जगह E10 यूज होता है, कहां कहां कौन सा फ्यूल बिकता है उसके बारे में आपको बताता हूं कि क्या वाकई में हर जगह E20 बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे अमेरिका के अंदर मोटे तौर पर E10 ये मिलता है सारे पेट्रोल पंप पर, यानी सबसे ज्यादा बिक्री जो है अमेरिका के अंदर भी E10 पेट्रोल की होती है। वहां E15 भी मिलता है, लेकिन कार बाइक को इसकी अनुमति नहीं है। कार और बाइक जो इसके कंपैटिबल नहीं है, उसको इसकी पुरानी कार बाइक को E15 भरवाने की अनुमति नहीं है वहां पर। और E20 ये पुरानी कर लीजिए, पुरानी कार बाइक को इसकी अनुमति नहीं है। और E20 जो है अमेरिका के अंदर, वो ज्यादातर पेट्रोल पंप पे नहीं मिलता, हर जगह नहीं मिलता है E20 अमेरिका में। और E85 भी वहां मिलता है अमेरिका के अंदर, लेकिन सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियों के लिए। इसी तरह से अगर आप चीन को देखेंगे, चीन में क्या हाल है, वहां नॉर्मल पेट्रोल सबसे ज्यादा बिकता है, सामान्य पेट्रोल वो सबसे ज्यादा बिकता है। वहां E20 नहीं चल रहा बॉस। कुछ जगहों पर E20 मिलता है, E20 तो E10 मिलता है कुछ जगह, E20 तो बिकता ही नहीं है चाइना के अंदर। अब आप देखिए यूके के अंदर भी E10 सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा बिकता है यूरोप के अंदर। E5 पेट्रोलियम प्रीमियम पेट्रोल वो महंगा है, E20 वहां बिकता ही नहीं है। एक तरफ सरकार को पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर सफाई देनी पड़ रही है, उधर नितिन गडकरी ने डीजल की भी डिटेल दे दी। यह भी बता दिया कि डीजल में मिलाने के लिए एथेनॉल में क्या बदलाव करना पड़ेगा। अब इस पर भी लोग हंगामा कर रहे हैं कि भाई अभी यहां पेट्रोल का ही हंगामा चल रहा है, अब आप डीजल में की भी बात कर रहे हैं। सुनिए नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है, और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसको लॉन्चिंग किया, तो इंजन बन सकता है। और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। तो आइसोब्यूटेनॉल हो, इथेनॉल हो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो, बायो CNG हो। अब लोग परेशान हैं, उनको लग रहा है कि भाई ये क्या ही हो रहा है, और इसको बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। ये आम लोग हैं जो इस तरह से परेशान हो रहे हैं, घबराए हुए हैं, और जो सफाई आई है वो पूरी तरह से पब्लिक को समझ नहीं आई है, ना पब्लिक उस पर भरोसा कर पा रही। अब सरकार देखे कि आगे करना क्या है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आगे क्या करेंगे वो आपको बता देते हैं। हम बताएंगे ऐसा क्यों बॉस में कि वो जगह कौन सी है जहां महीनों महीनों सूरज ही नहीं डूबता, और ऐसा होता क्यों है बॉस, इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब मन के बाद देश की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है, और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस। सूरज के निकलने के साथ ही दिन की शुरुआत होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही समय सूरज की अनोखी छटा मन को मोह लेती है। कई जगहों पर तो सनराइज और सनसेट पॉइंट होते हैं जहां से ये नज़ारा और खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन कई ऐसी भी जगह हैं जहां सूरज महीनों महीनों डूबता ही नहीं है भाई, यानी एक एक दिन महीनों का होता है ऐसा लगता है। ऐसा क्यों है बॉस? दरअसल ये जगह आर्कटिक सर्कल के ऊपर हैं जहां मिडनाइट सन का नज़ारा देखने को मिलता है, यानी ग्लोब के सबसे ऊपर का हिस्सा। नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप में अप्रैल के अंत से अगस्त के अंत तक सूरज ही नहीं डूबता। अमेरिका के अलास्का में भी कुछ इलाकों में सूरज 2 से 3 महीने डूबता ही नहीं है। नॉर्वे के ही ट्राम्सो शहर में सूरज लगभग 2-2 महीने नहीं डूबता। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और रूस के कुछ इलाकों में भी ऐसा ही होता है।
इसी तरह से अंटार्कटिका यानी ग्लोब के सबसे नीचे के हिस्से वाली जगहों पर भी ऐसा ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी रहती है और घूमती है। जून के महीने के दौरान ऐसा एंगल बन जाता है जिससे लगातार 24 घंटे सूरज की रोशनी इन हिस्सों पर पड़ती ही है। इस वजह से सूरज डूबता हुआ दिखाई ही नहीं देता, लेकिन वो पूरी तरह नहीं डूबता है ऐसा भी नहीं है। धरती के चक्कर लगाने के हिसाब से सूरज अपनी जगह बदलता दिखाई देता है और इसलिए इन जगहों पर दिन और रात सूरज की रोशनी बनी रहती है। आज के लिए पाठशाला में इतना ही, लेकिन जाते जाते